हेलो एंड वेलकम टू डेल्टा पाठशाला। सो दोस्तों, आज हम एक और नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें ये होगा कि हम पहले पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे हर एक चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे, जहाँ तक हो सकेगा हर एक फैक्चुअल चीज़ें भी उसमें शामिल होगी और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको कहीं पर भी भटकना ना पड़े इधर उधर। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने वाले, जैसे पॉलिटी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वहाँ से हम शुरू करते हैं बेसिकली। लेकिन हम वहाँ से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि उसमें समझने वाली चीज़ें बहुत कम है और फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका अगला जो चैप्टर है वहाँ से हम शुरू करेंगे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, वहाँ से हम शुरू करेंगे और फिर एक एक करते हुए सारे चैप्टर्स को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे कि कौन सा चैप्टर कैसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहला अपना जो चैप्टर है उसका नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलेंगे। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना कि ये हमें डाउट है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए, तो हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आपके साथ सारे आपके कमेंट का जवाब दे या अगला जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें डाउट को क्लियर करें। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले संविधान की, अब ये देखेंगे कि संविधान की मांग कहाँ से हुई, किसने सबसे पहले संविधान की मांग उठाई थी कि संविधान बनना चाहिए, संविधान सभा बननी चाहिए। तो 1934 में 1934 में एम.एन. रॉय साहब, ठीक है, एम.एन. रॉय साहब थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात की थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात की थी और इन्होंने, मतलब ये कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने डिमांड की कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। फिर इसके बाद में 1935 में कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ये घोषणा की, ऑफिशियली बोला कि हमारे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला, ऑफिशियली उन्होंने बोल दिया कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो आधिकारिक रूप से उन्होंने घोषणा कर दी क्योंकि जो इनके हर साल दिसंबर में नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, तो उन्होंने 1935 में इसकी घोषणा कर दी थी। अब 1936 में भी हुई क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं मानेगी तब तक डिमांड तो करते रहेंगे हर साल। 1936 में भी हुई, 37 में भी हुई, फिर 38 में नेहरू जी ने अपनी एक तरफ से कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के बिहाफ पर एक घोषणा की थी और उन्होंने इसमें कहा था कि जो भी संविधान सभा बनेगी स्वतंत्र भारत की, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगी। ठीक है, किसके बेसिस पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर। जैसे अभी अपन वोटिंग कर रहे हैं, जैसे 18 वर्ष का, अगर 18 वर्ष के ऊपर कोई भी हो रहा है वो वोटिंग कर सकता है। तो इसमें भी जैसा भी जो रखना था, जैसे शुरुआत में अपना देश आज़ाद हुआ था उस समय 21 ईयर वयस्क मताधिकार की एज रखी गई थी, उसको बाद में 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो वो वयस्क मताधिकार की बात कर रहे थे और कहा कि इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, ये डिमांड इन्होंने 1938 में रख दी थी। फिर ये नेहरू जी की जो मांग थी 1940 में कुछ हद तक पूरी करने की कोशिश की गई थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों आता है, इसके पीछे भी एक कहानी है इंटरेस्टिंग। वो कहानी ये है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। ठीक है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जो भी आर्मी थी, मिलिट्री थी, वो क्या हो रही थी, वो मतलब एक तरीके से बैकफुट पर जा रही थी। तो उनको लगा कि अब क्या किया जाए, है ना, किसी ना किसी को एक ऐसी हमारे पास होनी चाहिए जो युद्ध लड़ सके आराम से, हमारी तरफ से अच्छे से युद्ध लड़ सके। तो इसके लिए उन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे उनके साथ में डिमांड रखी कि चलो आप हमारे से मदद कीजिए, कुछ कीजिए। लेकिन तो इनके लिए एक वो प्रस्ताव ला दिया गया कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आपको एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। 1940 में ये बात रखी गई, लेकिन इस पर तो कांग्रेस ने राजी नहीं हुई क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी और डोमिनियन स्टेटस इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं चाहिए था। उनको चाहिए था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता ही मिली जाए, लेकिन ये मांग इसमें नहीं रखी गई थी। फिर इसके बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन आता है।
ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में भी थोड़ी बहुत लगभग सेम ही बात थी कि डोमिनियन स्टेटस की बात थी। फिर इसमें कहा गया था कि संविधान सभा के गठन के साथ एक स्वतंत्र भारत होगा, एक मतलब भारत का गठन किया जाएगा, इसमें डिमांड की गई थी। लेकिन ये भी फेल हो गया था। ये फेल इसलिए हो गया था क्योंकि इसमें अलग से पाकिस्तान की डिमांड नहीं रखी गई थी। डिमांड मतलब मांग जो मुस्लिम लीग कर रही थी वो इसमें शामिल नहीं थी, सेपरेट पाकिस्तान बनाई जाए। तो फिर इस आधार पर यह भी खारिज हो गया। फिर इसके बाद में वेवल आता है, फिर सारी चीज़ें होती है। लेकिन फिर फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, 1946 कैबिनेट मिशन। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेवल। कौन थे? लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल, ठीक है। लॉर्ड वेवल कैबिनेट मिशन जब आया था उस समय इंडियन जो गवर्नर थे भारत, वायसराय थे भारत में, वो थे लॉर्ड वेवल, याद रखना। अब कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में कुछ मांग रखी गई थी। कैबिनेट मिशन में कुछ रखे गए थे, प्रावधान किए गए थे कि चलिए आप संविधान सभा बनाएंगे और संविधान सभा में इस प्रकार से आपको सीटों का आवंटन किया जाएगा, सीटों का जो भी बेस होगा ये होगा। तो वो सारी चीज़ें की गई थी। अब उनको एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक है, अब प्रावधान को ध्यान से सुनना क्योंकि प्रावधान बड़े इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है। तो देखिए इसमें मेनली 4 पॉइंट थे। ठीक है, आपको 4 मोटे मोटे पॉइंट जो मुख्य पॉइंट है वो आपको याद रखने। अब ये पॉइंट ये थे। पहला पॉइंट ये था कि टोटल जो सीटें थी वो 389 सीटें रखी गई थी। कितनी सीटें थी? 389 सीटें रखी गई थी। ठीक है, और 389 सीटों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। और वो कौन कौन से 3 भाग थे? एक था कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, जिसको प्रोविंस बोलते थे। एक जो चीफ कमिश्नरेट थे या कमिश्नर बोलते थे, ठीक है, जो चीफ कमिश्नरेट थी, और एक थी देसी रियासतें। ठीक है, इन 3 भागों में डिवाइड कर दी गई थी देसी रियासतें। देखिए कमिश्नरेट टोटल थी 4 कमिश्नरेट थी। अब 4 जो कमिश्नरेट थी उनमें से सबको एक एक सीट दे दी गई थी। ठीक है, सबको एक एक सीट, मतलब 4 सीटें इनकी हो गई। जो प्रोविंस थे, ब्रिटिश प्रोविंस थे, उनको 296 सीट दे दी गई थी। कितनी सीटें दी गई थी? 296 सीट प्रोविंसेस को दी गई थी। और बाकी जो रिमेन सीटें थी वो दे दी गई थी देसी रियासतों को। और टोटल वो की सीटें हो गई 93 सीट हो गई। अब जो ये सीटें दी गई थी, ठीक है, सबको अलग अलग सीटें दे दी गई थी। और उसमें जो प्रोविंस थे वो टोटल प्रोविंस थे 11। ठीक है, 11 प्रोविंस थे। उसमें वो पाकिस्तान भी इंक्लूड है क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं बना था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। पाकिस्तान बनने के बाद अलग सीटें हो जाएगी, उनको अलग से फिर सीटें बना दी जाएगी, वो पॉइंट अलग से पढ़ेंगे। एक बार जब कैबिनेट कमीशन आई थी उस समय जो प्रोविज़न कर रखे थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 389 सीटें थी, प्रोविंसेस 11 थे, उनमें 296 सीटें दे दी गई थी। जो चीफ कमिश्नरेट थी उनको 4 थी, उनको एक एक सीटें दे दी गई थी। और जो देसी रियासतें थी उनको 93 सीट दे दी गई थी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट ये था, चीफ कमिश्नरेट को छोड़ दीजिए क्योंकि इनको तो एक एक सीट मिल गई थी। बाकी जो प्रोविंस बचे, ठीक है, जो प्रांत थे और जो देसी रियासतें थी, ठीक है, जो देसी रियासतें थी, इनमें जो सीटों का बंटवारा किया गया था, ठीक है, जो सीटों का बंटवारा किया गया था इन दोनों में, उसका आधार था, उसका बेस था वहाँ की पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या कितनी है, ठीक है, पॉपुलेशन को बेस बनाया गया था कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उस पॉपुलेशन के बेसिस पर सीटों का आवंटन किया गया था। अगर जिनकी सीटें ज़्यादा है उनको सीटें ज़्यादा मिलेगी, जिनकी पॉपुलेशन कम है उनको सीटें कम मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा तौर पर इसमें यह प्रोविजन था कि 10 लाख पर एक सीट दे दी जाएगी। ठीक है, 10 लाख पर एक सीट, 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट दे दी जाएगी। ठीक है, ये मतलब मोटा मोटा प्रोविजन था कि 10 लाख सीटें होगी
तो उनको 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट दे दी जाएगी। इस बेसिस पर सीटों का आवंटन कर दिया गया था। ठीक है, अब तीसरा प्रोविज़न, 2 प्रोविज़न आपको समझ में आ गए होंगे क्लियरली। तीसरा प्रोविज़न ये था, तीसरा प्रोविज़न उसमें ये बोला गया कि जो सीटों का बंटवारा था, एक तो सीटों का बंटवारा पॉपुलेशन के आधार पर कर दिया और दूसरा था कि समुदाय के आधार पर। ठीक है, जो समुदाय थे उन समुदाय के आधार पर, ताकि क्योंकि मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी अलग से पाकिस्तान की मांग, तो उसको भी खुश करना ज़रूरी था। हालांकि कैबिनेट मिशन में पृथक पाकिस्तान की मांग को बिल्कुल भी नहीं माना गया था कि हम पृथक पाकिस्तान बनाएंगे, क्योंकि क्रिप्स मिशन में भी नहीं था, कैबिनेट मिशन में भी नहीं था। तो इसको खुश करने के लिए ज़रूरी था, तो समुदाय के बेसिस पर सीटों का आवंटन कर दिया। ठीक है, और 3 समुदाय बनाए गए थे। पहला समुदाय बनाया गया था मुस्लिमों का। ठीक है, मुस्लिमों को सीटें दे दी गई थी, मुस्लिम समुदाय। थोड़ी सी राइटिंग का इशू हो तो माफ़ करना उसके लिए। ठीक है, फिर दूसरा हो गया कम्युनिटी सी कम्युनिटी के लिए, और थर्ड कम्युनिटी जनरल सामान्य। और सामान्य में वो सारे समुदाय थे जो केवल मुस्लिम और सिखों को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, उनके बेसिस पर उनको सीटों का आवंटन कर दिया गया। और ये भी आवंटन किस बेसिस पर था, ये आवंटन इसका आधार भी क्या था, पॉपुलेशन। ठीक है, इसका बेस भी पॉपुलेशन ही था। ध्यान रखना, कहीं भी पूछ लेना तो पॉपुलेशन ही दोनों का बेस था, कि पॉपुलेशन के बेसिस पर ही समुदाय को सीटें दी गई और पॉपुलेशन के बेसिस पर ही अलग अलग प्रत्येक प्रांत में या प्रत्येक देशी रियासतों में सीटों का आवंटन किया गया था। अब चौथा पॉइंट ये था कि जो भी समुदायों का जो चुनाव होगा, ठीक है, वो चुनाव कैसे होगा, वो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की मांग नहीं थी, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, मतलब इनडायरेक्ट चुनाव होगा। इनडायरेक्ट चुनाव किया जाएगा, और वो जो इनडायरेक्ट चुनाव किया जाएगा वो किया जाएगा सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के तहत। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के तहत चुनाव करवाए जाएंगे। इसका आप मोटा मोटा आप समझ सकते हो, जैसे अभी जो राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं वो इसी प्रणाली पे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब उस समय बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी आपको समझना है कि जो प्रोविजंस किए गए थे वो कौन कौन से प्रोविजंस थे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट करने थे, डायरेक्ट इलेक्शन की बात नहीं थी, और जो इनडायरेक्ट होने थे वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय प्रणाली, या कहीं कहीं लिखा होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 5वां जो पॉइंट था वो ये था कि जो देशी रियासतें थी वहाँ पर चुनाव नहीं होने थे। ठीक है, जो देशी रियासतें थी वहाँ के जो भी मेंबर थे उनको मनोनीत किया जाना था। जो देशी रियासतें थी उनके जो सदस्य थे उनके सदस्यों को मनोनीत करेंगे। कौन करेंगे, वहाँ के जो भी राजा होगा, ठीक है, तो वो मनोनीत करके भेजेगा अपने सदस्यों को। ये प्रोविज़न किया गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो अप्रत्यक्ष रूप से, अगर जैसे थोड़ा सा अगर समझना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा तो जो राज्य असेंबलियाँ थी, स्टेट असेंबलीज थी, उनके जो सदस्य थे वो सदस्य चुनकर उनको उन सदस्यों को मनोनीत मतलब इलेक्शन करेंगे। लेकिन देशी रियासतों में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। अब सिस्टम ही नहीं था तो फिर वहाँ पर इलेक्शन होंगे कैसे, है ना। तो इसके लिए उनको मनोनीत कर दिया गया। ठीक है, इसी बेसिस पर कहा जाता है कि जो अपनी संविधान सभा बनी थी, कैबिनेट मिशन में जो आया था, उसमें कहा गया था कि आंशिक रूप से चुनाव और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या पूर्णतः चुनी गई संविधान सभा थी या पूर्णतः मनोनीत थी। तो ना तो पूर्णतः चुनी हुई थी और ना ही पूर्णतः मनोनीत थी। आंशिक रूप से मनोनीत, आंशिक रूप से मनोनीत और आंशिक रूप से चुनी हुई, क्योंकि देशी रियासतों तो मनोनीत सदस्य हो रहे थे और आंशिक रूप से चुनी हुई। और जो कुछ सदस्य थे जो प्रांतों के थे, वो सदस्य क्या थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आ रहे थे, आंशिक रूप से चुनी हुई। ठीक है, तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना अच्छे से। ये संविधान सभा के बारे में कहा गया पॉइंट है। ठीक है, अब ये सीटों का आवंटन हो गया, सबको अलग अलग से चुनाव हो गए। फिर इसके बाद में जैसे सीटों का आवंटन हुआ तो अब इलेक्शन होने जरूरी थे। स्वाभाविक था कि अब इलेक्शन होंगे। ठीक है, इलेक्शन कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा,
तो इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन कब हुए? संविधान सभा के लिए इलेक्शन करवाए गए जुलाई अगस्त में, ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुए? चुनाव करवाए गए संविधान सभा के लिए सदस्यों का, जो सदस्य होने थे उनका चुनाव हुआ। और इस चुनाव में अब जो सीटें जीत के आए थे सदस्य, कितने कितने सदस्य कहाँ से जीत के आए थे, ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी या कांग्रेस की तरफ से जो सदस्य जीत के आए थे वो थे 208 सदस्य, ठीक है। जो मुस्लिम लीग थी उसके 73 सदस्य इलेक्ट हो गए थे, क्योंकि चुनाव तो 2 जगह होने थे। और थर्ड जो कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट रूप से कुछ जो चुनाव लड़ रहे थे, जैसे अभी निर्दलीय होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से जो भी चुनाव लड़ के आए थे वो 15 सीटें चुनाव जीत के आए थे, ठीक है। तो ये टोटल 296 जो सीटें थी वहाँ पर चुनाव हुए थे, और 296 में चुनाव में ये सदस्य इस प्रकार से जीत के आए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73, और जो इंडिपेंडेंट थे मतलब जो स्वतंत्र सदस्य थे, ठीक है, वो 15 सदस्य थे। बाकी तो चीफ कमिश्नरेट में चुनाव होने नहीं, सॉरी वहाँ पर चुनाव होने थे, तो चीफ कमिश्नरेट में सारे सदस्य यहीं से चुन के आ गए थे। अब जो सदस्य थे वो चुन के आ गए, सारी कुछ प्रक्रिया हो गई। अब अगला पॉइंट ये है कि संविधान सभा बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ तक आपको शायद सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा तो बता देना कमेंट में। और आपसे एक गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है। तो ये कैबिनेट जो कमेटी कैबिनेट मिशन आया था उसके मुख्य प्रोविजंस थे। इलेक्शन हो गए। अब देखिए इलेक्शन के बाद क्या होगा, कैबिनेट बिठाई गई थी, संविधान सभा बिठाई गई, और संविधान सभा बिठाई गई थी। संविधान सभा का गठन किया गया था नवंबर 1946 में, ठीक है। संविधान सभा का गठन अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। और पहली बैठक, फिर इसके बाद में पहली बैठक होनी थी। तो पहली बैठक जो संविधान सभा की हुई थी, पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ठीक है। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। लेकिन जब पहली बैठक हुई थी तो पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है। कितने सदस्यों ने? 211 सदस्यों ने भाग लिया था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसने बहिष्कार कर दिया था। और देशी रियासतें थी वो भी इसके बाहर रही थी, संविधान सभा में बैठक में भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि हम अपना अलग से राज्य बनाएंगे, अपना अलग से देश बनाएंगे, कंट्री बनाएंगे। तो जो एक तो क्या हो गया, 208 मेंबर थे जो कांग्रेस के, वो आए, और 3 चीफ कमिश्नरेट के आए थे, ठीक है। देखिए 4 चीफ कमिश्नरेट थी। एक थी बलूचिस्तान, बता देता हूँ आपको, बलूचिस्तान, ठीक है, एक बलूचिस्तान थी, एक दिल्ली, बलूचिस्तान हो गया, दूसरा दिल्ली हो गया, तीसरा अजमेर मेरवाड़ा, और जो फोर्थ थी वो थी कुर्ग, ठीक है। कुर्ग थी एमपी में, अजमेर मेरवाड़ थी राजस्थान में, दिल्ली तो था ही। और बलूचिस्तान फिर क्या हुआ, उस समय जो पाकिस्तान की मांग हो रही थी, अभी जो पाकिस्तान है वहाँ पर बलूचिस्तान है, तो ये बलूचिस्तान वहाँ पर था, इसलिए मुस्लिम लीग की प्रेशर में बलूचिस्तान के जो मेंबर थे वो संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। अब जब पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक में सदस्य चुने गए, अध्यक्ष चुना गया, तो पहली बैठक में जो अध्यक्ष चुना गया था वो फ्रांस में, जो फ्रांस की संविधान सभा बनी थी उसी के बेसिस पर रखा गया था। और उसी के बेसिस पर जो सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, ठीक है, जो वरिष्ठ सदस्य थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसके बेसिस पर? फ्रांस में जो संविधान सभा बनी थी उसके बेसिस पर बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और उन अस्थायी अध्यक्ष का नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
ठीक है, याद रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जब ठीक है, जो परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है, अब परमानेंट अध्यक्ष बनेगा क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष तो कुछ समय के लिए होता है, जैसे अभी प्रोटेम स्पीकर पढ़ते हैं अपन, पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे उसमें सारे चैप्टर आएंगे। तो फिर स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, फिर स्थायी अध्यक्ष आया, और स्थायी अध्यक्ष कौन से बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। याद रखना कि फ्रांस के बेसिस पर बनाया गया था, फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके जो अध्यक्ष चुने गए थे, पहले अस्थायी फिर स्थायी, उसी के बेसिस पर रखा गया था। और सेम उसी बेसिस पर उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, तो 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, उपाध्यक्ष चुने गए थे 2 उपाध्यक्ष, ठीक है, डिप्टी स्पीकर। तो पहला एक स्पीकर थे, उनका डिप्टी स्पीकर, उनका नाम था डॉक्टर H.C. मुखर्जी, ठीक है, डॉक्टर H.C. मुखर्जी, ठीक है, डॉक्टर H.C. मुखर्जी हो गए। जो पहले एक उपाध्यक्ष, दूसरे उपाध्यक्ष थे उनका नाम था V.T. कृष्णामाचारी, ठीक है, V.T. कृष्णामाचारी, ठीक है, V.T. कृष्णामाचारी। 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ तक क्लियर होगा शायद, उपाध्यक्ष हो गया, 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू आ रहा है तो उसको धीरे धीरे सुधार लेंगे, लेकिन शायद मुझे लग रहा है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट वो है। और फैक्ट आपको मैं बोल रहा हूँ तो शायद आप वहाँ से लिख लोगे, अपने पेन को भी आप हाथ में रखिएगा, ठीक है। तो अगला, जैसे ये अध्यक्ष बना देगी, उपाध्यक्ष हो गए, चुनाव हो गए, फिर क्या हुआ? फिर जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, उसके बाद में प्रस्ताव आया, फिर नेहरू जी एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, ठीक है, नेहरू जी लेके आए थे उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। नेहरू जी, क्योंकि नेहरू जी काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, सारी चीज़ें उनको समझ में आ रही थी, तो वो लेके आए गए 13 दिसंबर 1946 को। उसमें एक तरीके से रूपरेखा थी कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रोविज़न करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें रखेंगे। जैसे जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटीज़ है, या जो OBC वर्ग है, शेड्यूल वर्ग है, उनको किस प्रकार से फ्रीडम दी जाएगी, किस प्रकार के उनको राइट्स दिए जाएंगे, है ना। जो भी अभी ज़मीन वगैरह है, बड़े बड़े ज़मीन भूभाग कब्जा रखे लोग, तो उनको किस प्रकार से, जो गरीब लोग हैं उनको देना है, क्योंकि वो सोशलिस्ट विचारधारा में बिलीव करते थे, है ना। तो उसकी वजह से वो सारे इस उद्देश्य प्रस्ताव में प्रोविज़न कर रखे थे उन्होंने। और ये जो प्रोविज़न आया था 13 दिसंबर 1946 को, ये पारित हुआ था सर्वसम्मति से। पहली बात तो याद रखना, अगर कहीं भी पूछे ना बहुमत नहीं, सर्वसम्मति से पास हुआ था। मतलब बहुत बड़ी खासियत होती है कि कोई भी चीज़ सर्वसम्मति से पास हो जाए, और वो हुई थी 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, लगभग महीने भर बाद में, 1-1.5 महीने बाद, 1947 को, 1947, ठीक है। यहाँ पर ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया था, नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी ने सारी चीज़ें रख दी थी। अब फिर क्या हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया, और उसके समय फिर बड़ी बड़ी समितियां बनाई गई थी अलग अलग काम करने के लिए, क्योंकि कोई एक संविधान सभा, जैसे अभी समितियां बन रही, बहुत सारे काम करने थे, तो अलग अलग, अब एक ऐसे तो किया नहीं जा सकता नॉर्मली, तो फिर सबको काम सौंपने के लिए अलग अलग क्या हुआ, कमेटियाँ बनाई जा रही थी। तो उन कमेटियों में क्या हुआ था, सारे जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी लीडर्स थे बड़े बड़े, गांधी जी के पास गया, क्योंकि गांधी जी एक उन बड़े नेताओं में से एक थे, मतलब जो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। अब मेंबर नहीं होने की वजह से वो वहाँ पर उनके पास मिलने गए सारे लीडर, फिर उनकी डिस्कशन हुई आपस में। तो फिर ऐसी डिस्कशन में पता चला, गांधी जी ने नोटिस किया कि अम्बेडकर को शायद कहीं भी बड़ी पोस्ट नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने नेहरू जी से पूछा कि अम्बेडकर को क्या पोस्ट दे रहे हो, या अल्पसंख्यक से किसको आप सुन रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक से कोई ना कोई देखेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए हो सकता है कि मेरे और अम्बेडकर के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद है, विचारों को लेकर डिस्प्यूट है, वो अपनी जगह है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमारे जो विचार हैं उनका भुगतान पूरे कंट्री को करना पड़े। ठीक है, इतना बड़ा नुकसान हमें नहीं झेलना है, क्योंकि उस समय की जो देखी जाए जो लीडर्स थे उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान वही थे, क्योंकि उनके पास 2-2 PhD की डिग्री, वो भी ये नहीं कि कहीं से यहीं से इधर उधर से ले रखी हो। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ली थी, और USA से उन्होंने ली थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड उनके पास PhD थी। ठीक है, विद्वान थे, स्कॉलर थे। तो इस वजह से फिर समितियाँ बनाई गई, तो फिर उनको भी समिति में सदस्य रखा गया। तो इस बेसिस पर कमेटियाँ बनाई गई। तो देखिए कौन कौन सी कमेटीज़ बनाई गई थी। तो पहली जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का नाम था संघ शक्ति समिति। ठीक है, संघ शक्ति समिति। मैं आपको इजी समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक साथ सारी चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। दूसरी जो समिति बनी थी उसका नाम था संघीय संविधान समिति। ठीक है, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। वो जो थर्ड समिति बनी थी उसका नाम था, ठीक है, राज्यों से समझौता समिति। राज्यों से समझौता समिति। राज्यों से समझौता समिति। ठीक है, अब आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि राज्यों से समझौता समिति, क्योंकि हम कहीं पर भी देखते हैं, न्यूज़ में पढ़ लेते हैं कि राज्यों से समझौता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, वो सही है। लेकिन जो समिति बनी थी उनके अध्यक्ष कौन थे, ये एक अलग है। ठीक है, ये एकेडमिक एक तरीके से नॉलेज होता है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें जो अध्यक्ष, इन तीनों के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कहीं गलती मत कर देना एग्जाम में। जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से समझौता समिति, या इसको बोलते हैं राज्यों के लिए समिति भी बोलते हैं। ठीक है, जो फोर्थ समिति थी वो थी प्रांतीय संविधान समिति, क्योंकि एक तो संघीय संविधान होगी, एक प्रांतीय संविधान समिति भी थी, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, और जो 5 नंबर थी वो थी कि जो मौलिक अधिकार बन रहे थे, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, बड़ा नाम है, संविधान, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और जो माइनॉरिटीज़ थे, अल्पसंख्यक वर्ग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड जो शेड्यूल्ड एरियाज थे, उनके लिए जो एक सलाहकारी समिति बनाई गई थी। ठीक है, इन 2 समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं, इसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ, लेकिन आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आए बस। ठीक है, और पेन को भी साथ में रखिए ताकि मैं जो भी बोल रहा हूँ अगर लिखे हुए नहीं दिख रहा हो तो आप लिख सको। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखना। 6 नंबर जो कमेटी बनी थी उसका नाम था नियम प्रक्रिया समिति। ठीक है, नियम प्रक्रिया समिति। ठीक है, 6 नंबर जो समिति बनी थी उसका नाम था नियम प्रक्रिया समिति, और 7 नंबर जो समिति बनी थी उसका नाम था संचालन समिति। ठीक है, संचालन समिति। इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने एक साथ बता दी ताकि अलग अलग जगह आपको याद ना रखना पड़े। संघ शक्ति समिति, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा कि जो संघ शक्ति समिति बनी थी उसके अध्यक्ष, एक संघीय संविधान समिति और ये प्रांतीय संविधान समिति, इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होना। संघीय संविधान समिति थी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कन्फ्यूजन मत करना बिल्कुल भी, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रखना ताकि आगे एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और जो लास्ट कमेटी बनी थी, जो बड़ी कमेटी थी, वो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी, ठीक है, उसका नाम था प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
ठीक है, और यही आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो ये थे, लेकिन प्रारूप समिति में और भी सदस्य थे कुछ, तो उन सदस्यों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सदस्य थे प्रारूप, क्योंकि प्रारूप समिति में ही सब कुछ चीज़ें डिसाइड की गई थी कि संविधान कैसे बनाना है। सारे ड्राफ्ट बनाने के लिए इन्हीं को सारा कुछ सौंपा गया था काम। तो इसका जो गठन किया गया था, ठीक है, वो किया गया था 29 अगस्त, प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब इसके जो अन्य सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो एक सदस्य थे और वो अध्यक्ष भी थे। अन्य सदस्य कौन कौन थे? टोटल 7 सदस्य होते हैं, याद रखना, टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है। पहले सदस्य तो आपको पता चल ही गया, डॉक्टर, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। जो सेकंड जो मेंबर थे उनका नाम था एन गोपालास्वामी आयंगकर, ठीक है, एन गोपालास्वामी। याद रखना, आराम से एक एक चीज़ को याद करते रहना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन सदस्य थे या कौन सदस्य नहीं थे। एन गोपालास्वामी आयंगकर, ठीक है। थर्ड जो मेंबर थे वो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और जो फोर्थ नंबर थे उनका नाम था डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी। एक एक करके आपको सारी चीज़ें याद रखना, क्योंकि फैक्ट जो भी हो वो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्टर के एम मुंशी हो गए। जो 5 नंबर थे वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। 6 नंबर जो मेंबर थे उनका नाम था एन माधव राव। क्या नाम था? एन माधव राव। और जो 7 नंबर जो मेंबर थे उनका नाम था टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। अभी आपने एक जगह कुछ चीज़ पढ़ी होगी, आपको याद रहा होगा तो बताइए कमेंट में कि अमन ने टीटी कृष्णामाचारी की बात नहीं की थी, एक वीटी कृष्णामाचारी की बात की थी। कन्फ्यूजन मत करना दोनों में, एक है वीटी कृष्णामाचारी, ये है टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। वीटी कृष्णामाचारी थे जो उपाध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के, ठीक है, और टीटी कृष्णामाचारी सदस्य थे। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा याद रखना आपको, जो एन माधव राव थे, ठीक है, उनने अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और उनकी जगह एक नए मेंबर आए थे, उनका नाम था BL मित्रा, ठीक है। उनका नाम क्या था? BL मित्रा उनका नाम था। वो जो टीटी कृष्णामाचारी थे इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, निधन हो गया था इनका। और फिर इनकी जगह जो जगह लेते हैं उनका नाम था DP खेतान, ठीक है, DP खेतान, ठीक है, DP खेतान इनकी जगह लेते हैं। ये आप मोटा मोटा मतलब बड़ी बड़ी समितियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, सारी समितियाँ कौन कौन सी बनी थी, ठीक है। अब देखिए ये संविधान समितियाँ बन गई, ये सारे कुछ काम हो गए। अब आपको याद रखना है कि कौन कौन से छोटे बड़े कुछ काम हुए थे, जैसे कि संविधान समितियाँ बन गई। संविधान समितियाँ बनने के बाद सब जो ड्राफ्ट बन रहा था, उस ड्राफ्ट को बहुत बार संविधान सभा के सामने रखा गया था कि चर्चा की गई थी, ठीक है, बहुत बार अमेंडमेंट हुए थे। लगभग कहा जा रहा है कि 7,653 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रखे गए थे, लेकिन फिर उनमें से 2,473 इन पर चर्चा हुई थी और उन पर फिर बहस हुई थी बहुत सारी। और फिर फाइनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन था बहुत सारी चर्चाओं के बाद। जैसे सबसे पहले 4 नवंबर 1948
उस समय अंतिम प्रारूप रखा गया था, ठीक है, उस पर डिस्कशन करने के लिए कि चलो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर 26 नवंबर संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, बनकर तैयार हो गया था। कब तैयार हो गया था? संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। देखिए यहाँ पर संविधान बनकर तैयार हो गया था, और याद रखना संविधान जब बनाया गया था तो लगभग 60 कंट्रीज़ के, ठीक है, लगभग 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर बनाया गया था। और सोच के देख ली, आज हम जो पढ़ते हैं बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढ़ें, क्या करें। सोचिए वो कितने बूढ़े बूढ़े लोग होंगे जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और वो लोगों ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, फिर समझा, फिर उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा ली होगी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, फिर भी उसमें अमेंडमेंट किए होंगे, ठीक है। टोटल 141 बैठक हुई थी, ठीक है, टोटल 141 बैठकें हुई थी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए संविधान सभा की, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी। तो सोच के देखिए इतना सारा कुछ काम उन्होंने किया था, है ना। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो संविधान सभा थी, ये संविधान सभा ही अपने क्या कर रही थी, दो तरीके से काम करने थे। एक काम तो ये था कि संविधान बनाना, ठीक है, एक काम तो ये था कि संविधान बनाना, एक काम क्या था, संविधान बनाना। दूसरा काम था कि जो विधि वगैरह भी कुछ बनाने थे, विधि एक्ट वगैरह कुछ बनाने थे, देश को संचालन भी करना जरूरी था। तो ये दो काम करने थे। तो संविधान के लिए तो काम किया जा रहा था, संविधान चल रहा था, ठीक है। तो जो ये काम कर रही थी अपना, अब देखिए जो संविधान सभा के सदस्य अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये एक संसद के रूप में काम करती थी, ठीक है, ये अंतरिम संसद के रूप में, तो इनके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। याद रखना, अलग अलग दिन अलग अलग बैठते थे, जीवी मावलंकर, ठीक है। जिस दिन अगर एज ए संसद बैठेगी तब उस दिन अध्यक्षता करेंगे जीवी मावलंकर, और जिस दिन संविधान सभा के रूप में बैठेंगे, संविधान सभा, उस दिन अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो अब देखिए 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया। इसका मतलब संविधान सभा का काम तो हो गया खत्म। तो अब संविधान सभा का क्या काम है, वो टोटल जो संविधान बनने में जो दिन लगे थे 2 साल, ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है, ये टाइम पीरियड लगा था टोटल। अब संविधान सभा बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये इसलिए हुआ था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो उसी दिन की यादगार में इतने दिन के लिए स्टॉप रखा गया था कि उसी दिन को संविधान लागू किया जाएगा। ये बात हो गई। फिर इसमें ये बात की गई कि जैसे ही जैसे अब संविधान सभा का काम तो खत्म हो गया, लेकिन अंतरिम संसद के रूप में तो काम करती रहेगी। तो ये अंतरिम संसद के रूप में जब तक 1951-52 के, ठीक है, 1951-52 में जब जनरल इलेक्शन हो गए थे, ठीक है, जनरल इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन हो गए थे तब तक ये अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही, ठीक है। तो याद रखना कि अंतरिम संसद के रूप में ये कब तक काम करती रही थी, तो जब 1951-52 के जब जनरल इलेक्शन हुए थे तब तक ये अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही थी। और जब अगली संविधान जो संसद बन गई थी, इलेक्शन हो गए थे कम्प्लीटली, तो उसके बाद में ये ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो ये आज का अपना सेशन था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ध्यान से पढ़ना सारी चीज़ों को, और कहीं पर भी कोई त्रुटि रह गई हो मेरी ओर से कोई भी डेटा बताने में, अगर आपको लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, हम उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कहीं और से, या फिर आपको बता दिया जाएगा कि नहीं क्या गलत है क्या सही है। और कुछ भी अलग से सुझाव हो तो वो भी आप बताना, हमारे आपके जो भी वैल्यूएबल विचार होंगे हम उसको अपने अंदर समाहित करेंगे। तो और आपसे एक उम्मीद है कि अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में।